गुड मॉर्निंग आप सभी को नायक कोचिंग क्लासेस में। हम लोग कल तक पढ़ चुके थे 2.3 का चौथा सवाल। 2.3 का जो पांचवा सवाल है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। जो 2.4 है वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, या कह सकते हैं इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे 2.4 के वो पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि मैथ में भी लिखा है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए कुछ बातें बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया भी था पहले भी कि मैं बीच बीच में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आते हैं उससे संबंध में भी कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। तो जो चैप्टर खत्म हो रहा है इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, अध्याय 3। तो सबसे पहले इसके जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन लगभग बनते हैं मैं अभी बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो द्विघाती जो बहुपद है इसका जो समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c। इससे इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी बहुपद में घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर किसी की घात 3 है, ये क्या है घात, अगर किसी की घात 3 है तो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जिसकी घात 1 है उसको कौन सा बहुपद कह सकते हैं, जिस पे घात 2 है कौन सा बहुपद कह सकते हैं, और जिस पे घात 3 है उसको कौन सा बहुपद कह सकते हैं। रैखिक बहुपद में अगर देखा जाए तो मान सकते हैं ax + b, मान लीजिए भी हो सकता है, या और किसी रूप में लिखा जाए जैसे 2x + 5, ये रैखिक बहुपद होगा आपका। ठीक है, जो द्विघाती बहुपद है वो आप लोग पढ़ ही चुके हैं अभी। 2x² + 5x + 6, ये होगा द्विघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2। रैखिक बहुपद में कोई भी घात नहीं है। जब किसी संख्या में कोई भी घात नहीं है तो उसकी घात 1 मानी जाएगी। तो ये रैखिक बहुपद हो गए। ये द्विघाती बहुपद भी हो गया है। अब है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद होगा 3x, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे 4x। आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान देना है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। 4x³ + 5x² + 3x + 1, ये भी हो सकता है। तो इस पर सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, तो इसको कहेंगे अपन त्रिघाती बहुपद। इनके संबंध में क्वेश्चन कुछ ऐसे बना के वो दे सकते हैं बहुविकल्पीय में, आप ध्यान दें। आगे आपको मिल सकता है जो फॉर्मूला था द्विघाती जो बहुपद होता है, इसके अगर शून्य अल्फा या बीटा है, इसके शून्य क्या है, अगर अल्फा और बीटा इसके शून्य है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया था। मैंने बताया था कि शून्यकों का योग, इसको कहते हैं शून्यकों का योग। अल्फा + बीटा, जो ये दो शून्यक हैं इनका जो योग है वो होता है -b/a, और जो अल्फा × बीटा इन दोनों के शून्यक होते हैं, जैसे अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो कह सकते हैं कि जो द्विघाती बहुपद है उसके अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका योग होता है -b/a।
और इनका गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की। अगर कोई त्रिघाती बहुपद है, जैसे माना जाए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघाती बहुपद का जो त्रिघाती बहुपद जो अपन मानते हैं, उसमें अगर इसके शून्य अल्फा, बीटा और गामा है, क्या है इनके शून्य? अल्फा, बीटा और गामा अगर है, अल्फा, बीटा और गामा अगर है, तो अपन इसके जो फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अपन कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? b/a। अगला जो इसका फॉर्मूला होगा वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बराबर c/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। और इसका जो अगला फॉर्मूला है गुणनफल वाला, वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। तो इसके लिए तीन फॉर्मूले हो जाते हैं कि अगर त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है तो इसके लिए फॉर्मूला आपके हो सकते हैं। ये आपको वो ऑब्जेक्ट बहुविकल्पी किसी में भी दे सकते हैं या एक शब्द में आ सकते हैं, आप इन पे ध्यान दें। रैखिक बहुपद बता ही दिया, जिसकी घात 1 होती है, दो घाती बहुपद जिसकी घातें 2 होती हैं, और त्रिघाती बहुपद जिसकी घातें 3 होती हैं। तो आप ये नोट कर लें और इसको ध्यान से देखें। आगे इसमें बताया और भी बताया गया है कि अगर किसी भी बहुपद में द्विघात, अगर कि कोई भी द्विघाती बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं, और अगर कोई भी त्रिघाती बहुपद है तो उसके भी अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद से पता ही चल रहा है कि इसके शून्यक कितने हैं? 3। और द्विघाती बहुपद से पता ही चल रहा है कि इसके शून्यक कितने हैं? 2। तो ये भी बात हो गई। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें और ये इतना हो सकता है, ये आपके बहुविकल्पी में आ सकते हैं। आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते जाएं। इसको साफ करते हैं। आप लोग नोट करते जाएं सब। आगे अध्याय शुरू करेंगे तीसरा। तो मैथ का जो तीसरा अध्याय है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले बात आई है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हो सकते हैं? तो दो चरों वाले, यदि दो चर x और y अगर माने, दो चर क्या माने? अगर दो चर x और y माने तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दो चर हैं x और y, इसका जो रैखिक समीकरण हो सकता है वो, जो दो चर हैं इन्हीं दो चरों का जो रैखिक समीकरण हो सकता है वो रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। इन्हीं दो चरों से बना एक रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जैसे देख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों से बने जो समीकरण, रैखिक समीकरण होते हैं उसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं।
रैखिक समीकरण में आपको पता है कि जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें आप देखेंगे x पे घात 1 है, y पे भी 1 है, मतलब 1 से बड़ी घात इसमें नहीं है, तो ये वाले क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। इसमें एक और कुछ आपको देखना है, इस अध्याय में आपको ज्यामिति हल करना है, मतलब कि इसमें आपको ग्राफ वाले सवाल करना है। तो ग्राफ वाले सवालों के लिए अपन कुछ बात देख सकते हैं। जो बातें हैं वो ये हैं कि एक जो रेखा होती है, ये रेखा सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किसी भी कॉपी पे आप या हम बोर्ड पे आपको बताएं, दो रेखाएं अगर खींचें तो दो रेखाएं केवल 3 ही रूपों में रह सकती हैं। यहाँ पे दो रेखाओं का 3 रूप इस प्रकार से हो सकता है कि यदि दो रेखाएं खींचे तो पहला रूप उनका हो सकता है कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्या करें? पहला रूप जो हो सकता है कि दो रेखाएं अगर किसी भी बोर्ड पे या कॉपी पे किसी भी जगह खींची हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। या दूसरा रूप उनका हो सकता है कि वो एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो? या वो एक दूसरे के समांतर हो। तो दूसरा रूप ये वाला ये हो सकता है और ये वाला ये। समांतर रेखाएं कौन कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। उनको कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए लेकिन वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे देखा जाए इस बोर्ड की जो ऊपर वाली और नीचे वाली रेखाएं हैं, इसको कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो अपन देख सकते हैं कि समांतर रेखाएं और जो प्रतिच्छेद रेखाएं दो प्रकार की रेखाएं ये हो सकती हैं। तीसरे प्रकार की रेखा है संपाती, जो एक ही रेखा किसी दूसरे के ऊपर खिंची हो सकती है। किसी दूसरे के ऊपर दो रेखाएं खिंची हो, मतलब कि एक रेखा ये है, इसी के ऊपर एक और रेखा खींच दी, तो ये संपाती रेखाएं कहलाएंगी। तो किसी भी कॉपी पे या पेज पे कहीं भी आप लोग केवल तीन प्रकार की संपाती रेखाएं भी खींच सकते हैं, इससे अधिक संपाती रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। ये आपने संपाती रेखाओं के बारे में जान लिया है। अब देखेंगे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसके संबंध में कुछ बातें। तो सबसे पहले मैं जो अभी बता रहा था वो ये है कि इस वाले अंक को कहते हैं x और x'। यहाँ पे आप मानेंगे जो x है इसके सबसे बीच में माना जाता है 0, और 0 के इस साइड वाली जो संख्याएं होती हैं वो मानी जाती हैं प्लस में। जो संख्या रेखा है वो ये है, वो इस साइड वाली जो संख्याएं मानी जाती हैं, 0 के इस साइड बाईं साइड वाली संख्याएं मानी जाएंगी माइनस में, और 0 के इस साइड वाली संख्याएं मानी जाएंगी प्लस में। तो ये संख्या रेखा है। इसके ऊपर जब ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ऊपर y वाले होंगे और बगल में जो j वाली रेखा है ये x वाली होगी। तो इसके ऊपर प्लस वाले अंक माने जाएंगे और नीचे माने जाएंगे माइनस वाले। ठीक है भाई। तो ग्राफ को इस प्रकार से हल करते हैं। यदि मैंने आपको दिया कि x बराबर मान है, x और y की जो मान है मैंने आपको एक चार्ट दे दिया, तो आप इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अगर मैंने आपको इस प्रकार से मान दे दिया है कि x और y के दो मान ये हैं और इनको आपको ग्राफ के रूप में लिखना है या ग्राफ के रूप में बताना है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे? तो आप देखना कि सबसे पहले यहाँ पे कहीं माइनस मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लिया माइनस। अब देखेंगे सबसे पहले x का मान क्या है? 2। x का मान कहाँ है? 2। x का मान ये है 2 और ये वाला आपका x का मान हो गया है 2। हाँ, अब y वाला मान देखेंगे। y वाला मान क्या है? जो y वाला मान है आपका, वो y वाला मान कहाँ है? 5। तो यहाँ पे y पे 5 नहीं, यहाँ पे 5। तो y वाला मान 5 कहाँ है? यहाँ। 2 कहाँ है? x वाला यहाँ पे दिया ना, x बराबर 2, y बराबर 5। तो x बराबर दिया गया है 2, ये यहाँ पे
और y बराबर 5 दिया गया है यहाँ पे, तो इसकी जो बिंदु आएगा वो इसके जस्ट यहाँ से ऐसा, तो ये इसका बिंदु यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 5 वाला बिंदु जी है, x और y वाला बिंदु क्या है जी है। तो इसको लिख सकते हैं इस रूप में, सबसे पहले x वाला मानते फिर y वाला मानते। आप क्लास 9th में ये सब पढ़ चुके हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको जानते होंगे। हाँ, इसमें देखेंगे तो इसका जो अंक आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जो आपकी ग्राफ कॉपी होती है आप उसमें ये बना सकते हैं। हाँ भाइयों, तो इसमें देखेंगे कि जो x और y का मान आया वो 2 और 5 है, और इसका जो बिंदु आया वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया है। ये आप बनाएंगे ग्राफ कॉपी में। अगला जो मान है x का 3 और y का -1, x का 3 मान है यहाँ पे और y का -1 मान है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। जी वाला प्लस वाला मान है, ये माइनस वाला मान है, तो जी वाला मान कहाँ है यहाँ पे, तो इसका बिंदु यहाँ पे और इसका बिंदु यहाँ पे। ये वाले छोटे लिख लेंगे, तो इसका मान यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो कहाँ रखेगा बिंदु, लगभग इसका कहाँ रख जाएगा, यहाँ पर बिंदु रख जाएगा। जे वाली जो रेखाएं होती हैं, जे वाली दोनों रेखाओं को नहीं खींचना पड़ता, जो मैंने आपको समझाने के लिए खींच दी थी। तो 2 बिंदु आपके जे प्राप्त हो गए हैं। आप लोग इन्हीं 2 बिंदुओं को मिला सकते हैं। जब आप लोग इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाएंगे, जब जे मिल गए आपके 2 बिंदु, तो एक रेखा सरल रेखा प्राप्त हो गई है, जे आएगा 3-1। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, इसको इस प्रकार से, और एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो जो ज्यामिति वाले सवाल हैं तो आपको इस प्रकार से करना है, या ग्राफ वाले सवाल भी इसको बोल सकते हैं। आपको ग्राफ वाले सवाल इसी प्रकार से करना है। मैं आपको यहाँ तक अगर बता दूंगा तो आप लोगों को जे भी बना लेना है, बिल्कुल इजी है ये वाले। आपको एक ग्राफ कॉपी लेना है, उसमें जो दोनों x और y वाली रेखाएं खींचनी है, उस पर आपको प्लस माइनस वाले अंक डालना है ऊपर नीचे। उसके बाद आपको जो x और y वाले मान निकले हैं, उन्हीं x और y वाले मानों को बताना है कौन कहाँ पे है, और जो x वाले मान है पहले समीकरण वाले, उसको मिला देना है रेखा को, आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो यही कहेगा रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा वो, जो रेखाओं का होगा। अब देखेंगे 3.1। सबसे पहले देखेंगे 3.1 क्या है। 3.1 में क्या कह सकते हैं, 3.1 अब देखेंगे आगे। 3.1 का जो पहला सवाल है, आप सवाल सबसे पहले ध्यान से सुने। सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो आफताब है, कोई किसी का नाम है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पुस्तक में दिया गया है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको बीजगणितीय रूप में या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे, उन्होंने कहा है 2 लोग हैं, कोई भी आफताब और उसकी पुत्री है, और आयु की बात चल रही है। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका आयु वाला आएगा, तो आयु वाले क्वेश्चन में आपको जो आयु माननी पड़ेगी, तो आयु का आकलन होता है वर्तमान आयु से, कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। जैसे कहा जाए कि किसी की वर्तमान आयु 5 है, वो अभी कितने साल का है आज की स्थिति में, वो आज की स्थिति में 5 साल का है। अगर मैं उसका कहूं कि 2 साल बाद ये कितनी आयु का हो जाएगा, तो वो 2 साल बाद 7 साल का हो जाएगा, या उसकी आयु कितनी हो जाएगी 7। तो मैंने क्या किया, जो 5 आयु थी, तो बाद वाले में मैंने कहा कि 2 साल बाद, अभी वर्तमान कितनी है, वर्तमान है 5, मैंने कहा
2 साल बाद। मैंने उससे 2 साल बाद बोल दिया तो आप बोल देंगे कि 2 साल बाद वो 7 साल का हो जाएगा। तो 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 7। माने कहा जाए कि बाद वाली आयु, अगर बात कही जाए बाद वाली आयु की, तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। क्या करते हैं? उसमें आप जोड़ते हैं। और अगर बात कही जाए कि पूर्व या पिछली बात कही जाए, मैं कहूं कि वो वर्तमान में 5 साल का है और 2 साल पहले कितने का था, तो वो 2 साल पहले आप कह सकते हैं 2 साल पूर्व, 2 साल बाद 2 साल पूर्व कह सकते हैं। 5 - 2 बराबर 3। तो 2 साल पूर्व तक वो था 3 साल का और 2 साल बाद होगा 7 साल का। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी आयु का आकलन जो होता है वो वर्तमान आयु से होता है, और अगर उसके बाद वाली आयु और उसके पहले वाली आयु देखी जाएगी तो बाद वाली और पहले वाली आयु को प्लस माइनस होता है। वो मैंने आपको बता दिया है कि बाद वाली आयु में आपको प्लस करना पड़ेगा और जो पूर्व वाली आयु है उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है जो आफताब है, आफताब और इसकी पुत्री की आयु। तो आपको पता है कि आफताब और पुत्री की सबसे पहले आप लोगों को वर्तमान आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसकी वर्तमान आयु इसमें दी नहीं गई है तो आपको वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखेंगे आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान क्या आयु, तो आफताब की जो वर्तमान आयु है वो मान लेंगे x वर्ष, और उसकी जो पुत्री है उसकी भी आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु मानेंगे y वर्ष। तो आफताब की जो आयु वर्तमान आयु मानी जाएगी वो x वर्ष मानी जाएगी, और जो पुत्री की वर्तमान आयु मानी जाएगी वो y वर्ष मानी जाएगी। इन्होंने कहा है कि आफताब की पुत्री, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसने कहा है आफताब में अपनी पुत्री से कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे बात आ गई है, सॉरी 7 वर्ष पूर्व, पूर्व में मैंने आपको अभी हाल बताया है कि जब आज आफताब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व माने पीछे कितने का होगा? x - 7 का। उसकी जो पुत्री भी होगी y - 7 की होगी। तो उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो 7 गुनी आयु का ये होगा जो उससे छोटी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी x - 7। कितनी होगी? x - 7। और 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी x - 7 और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु होगी y - 7। तो उसकी जो दोनों की आयु है वो x - 7 और y - 7 हो गई है पूर्व की। उन्होंने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो किसअनुसार चलेंगे? प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न ने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व माने सबसे पहले देख लेंगे इसकी 7 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, उसकी पुत्री की आयु क्या थी। आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु थी x - 7, उसकी पुत्री की जो आयु थी वो y - 7। तो उसने ये कहा है कि मैं तुमसे माने जे इससे आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो बड़ा कौन था? जे वाला।
तो गुणा किसमें करेंगे, बराबर करने के लिए गुणा किया जाएगा इसमें, और अगर बराबर नहीं करना है तो गुणा किया जाएगा इसमें। अगर में हम दोनों को अगर बराबर करना है तो गुणा इसमें किया जाएगा, और अगर दोनों को बराबर करना है तो आप इसमें भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि जे इससे जे है जो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु ज्यादा है, आफ्ताब 7 गुनी आयु ज्यादा है अपनी पुत्री से, तो पुत्री में 7 का गुणा कह दिया है, मतलब कि जे बराबर हो गई, पुत्री कितने साल की थी, अब बराबर दोनों हो गए, इस समीकरण को हल कहते हैं। यहाँ पे x माइनस 7 दिया गया है बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y होगा, 7 का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो 50 होगा, जे यहाँ पे आएगा तो x माइनस का 7y प्लस का 49 माइनस का 7 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर मान लेंगे 0। आगे देखेंगे कि जो x इसमें है नहीं है, कहीं y है नहीं है, प्लस का 49 और माइनस का 7, 49 में से 7 गया, कितना बचा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो पहला जो समीकरण है वो जो बन गया है, तो रैखिक समीकरण जो पहला है वो जो बन गया है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब, अब से का मतलब है आज की बात कर रहे हैं, माने वर्तमान की बात फिर से करने लगे हैं, तो उन्होंने वर्तमान की बात करते हुए कहा है कि अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब आगे चले हैं वो तो देखेंगे कि फिर से उन्होंने कहा है 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब की देखेंगे 3 वर्ष बाद, आफ्ताब की आयु, तो अभी आफ्ताब की थी x, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की, पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु होगी, अभी थी y प्लस 3, तो आफ्ताब की जो आयु है वो है x प्लस 3, और पुत्री की जो हो जाएगी 3 वर्ष बाद y प्लस 3, तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु भी हो गई है। आगे उन्होंने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, माने आगे मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसमें देखेंगे फिर इसी प्रकार से करेंगे x प्लस 3 आज ये है 3 वर्ष बाद, और y प्लस 3 वर्ष बाद ये है, और 3 गुनी आयु का कौन रह जाएगा जे, तो गुणा के बराबर करने के लिए गुणा किसमें किया जाएगा, उसकी पुत्री में, तो पुत्री में गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, जिससे हम रैखिक समीकरण निकाल सकते हैं, उसकी आगे हल कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे कि x प्लस 3 दिया गया है बराबर 3 का गुणा y में होगा 3y, 3 का गुणा प्लस 9 में होगा, 3 में होगा 9 आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस के 9 बराबर 0। जब भी कोई संख्या बराबर के इस साइड से इस साइड जाती है तो वो अपने चिन्ह चेंज करके जाती है, तो ये माइनस का था यहाँ पे प्लस का हो, ये प्लस का था यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस था तो यहाँ पे जंग नहीं, बराबर का बराबर 0 का 0, यहाँ पे समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये है 3 बाई प्लस का था इस साइड आया माइनस का, 9 प्लस का था इस साइड आया माइनस का, बराबर बराबर 0 का 0। यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण सही प्रकार से बनाएंगे तो x प्लस 3y, इसमें से ये घटेगा कितना बचेगा माइनस का 6 बराबर 0। तो आप देखेंगे कि दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। हाँ, अभी वो साफ करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी सवाल है, तो आगे देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे समीकरण क्या बनेंगे, समीकरण बनाना है अपनी x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और यहाँ पर 3 प्लस 3y माइनस x बराबर 0। अपन ने देखा जो सॉरी यहाँ पे जो माइनस था यहाँ माइनस होगा, तो समीकरण दो समीकरण बन गए हैं,
ये पहला समीकरण कहलाएगा और ये दूसरा समीकरण कहलाएगा। दोनों समीकरण बन गए हैं। इसको साफ करते हैं, समीकरण रहने देते हैं केवल। यहाँ पे समीकरण सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। दोनों समीकरण बन गए हैं। मांगे हल करते हैं। इसको कैसा हल करना पड़ेगा, हमने आपको बताया था कि ग्राफीय विधि में किस प्रकार से करना पड़ेगा। तो आपके जो समीकरण हैं ये आपके हल हो गए हैं। तो इतना सवाल आपका हो गया है। आगे ग्राफीय विधि से करने के लिए उन्होंने जो कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में हमने बता दिया है। जो समीकरण बन गए हैं ये आंसर हो सकता है, आप देखेंगे मैथ में यही आंसर निकलेगा। आगे उन्होंने कहा है कि इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको सबसे पहले समीकरण 1 से चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, पहला है 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो x माइनस 7y बराबर 42 दे दिया गया है। इसमें आप लोग x का मान निकालेंगे और y का मान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब y में कोई भी मान रख सकते हैं जिससे कि x का मान आपका निकल आएगा। सबसे पहले इसको करने के लिए x बराबर 42 प्लस 7y, y वाले को इस साइड भेज देंगे। जब यहाँ पे y वाला इस साइड जाएगा तो y वाला माइनस का 7 है, इस साइड जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो x बराबर 42 प्लस 7y। अब इसमें मान रखते जाओ। आप अपने मन से कोई भी मान y के समीकरण में रख सकते हैं। आप मान इस प्रकार से रखें कि जो आपका आंसर आएगा वो आपकी ग्राफ कॉपी में बन जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ जो कॉपी यहाँ पे नंबर लिखा था वो 1 2 3 4 तक लिखा था, क्योंकि अगर आगे नंबर लिखेंगे जैसे 10 15 तक नंबर तो बन नहीं पाएंगे, ग्राफ कॉपी में छोटी होती है। तो आप इस प्रकार से मान रखें कि आपके मान छोटे आए, कोई बड़ा मान नहीं आए। तो आप इस प्रकार से मान रख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले मैं रखूंगा क्या, इसमें हम रख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो इसको 0 हो जाएगा, 42 आंसर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें आप रख सकते हैं 5 मान रख सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर 42 प्लस 7 गुना 5, तो x बराबर 42 प्लस 7 गुना 35। यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई, y का माइनस 5 रखना पड़ेगा। जो माइनस यहाँ पे 35 का आएगा माइनस का 35, तो x बराबर कितना निकल आएगा, x बराबर निकलेगा आप देख सकते हैं। इसमें से आप घटा सकते हैं, घटाना क्या आएगा, 35 में से 42 गया, घटाओ जल्दी 7। ठीक है भाई, तो x बराबर क्या निकला 7, कब, जब y बराबर कितना रखा 5। ऐसे ही आप 3 मान इसके निकाल सकते हैं। कितने मान, या 2 निकाल लो या 3, 2 निकाल, 2 से भी काम चल जाएगा। अगला मान आप 6 रख लो, तो y बराबर माइनस 6 रखने पर आप मान कोई भी रख सकते हैं अपने मन से, केवल आपको ग्राफ कॉपी के हिसाब से मैं छोटे मान रख रहा हूँ। तो y बराबर 6 रखेंगे तो इसमें देखेंगे कि x बराबर 42 प्लस 7 गुणा माइनस 6, तो x बराबर 42 माइनस 7 छंग 42, तो x बराबर कितना आएगा 0। तो जब मान माइनस 6 रखा तो 0 आया, और जब मान माइनस 5 रखा तो कितना आया 7 आया। तो आप इसमें जो इसका ग्राफ कॉपी के लिए आप बना सकते हैं। x y यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं कि पहला x का मान कितना रखा, x का मान निकला 7 तब जब y में रखा माइनस 5, और दूसरा मान जो है वो y में निकला रखा माइनस 6
तो x को निकला 0। आप अब इसको ग्राफ कॉपी में दर्शा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। तो समीकरण 1 से चल गए हैं, इसी प्रकार से समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 में देखेंगे इसी प्रकार से करना है आपको। समीकरण 2 है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 है। इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? यहाँ पे आपके सवाल में कुछ मिस्टेक हो गई है, आपने देखा नहीं था। यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे बराबर 0 रखना था, तो माइनस का 42 होता। इसमें मान थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, जैसे देखते हैं। मान थोड़े मिस्टेक हो गए हैं, देखते हैं इसे। 42 है वो माइनस का होगा, जिस साइड आगे प्लस का। हम मान अब इसका से रखेंगे कि y बराबर मान रखेंगे प्लस का 5 रखने पर, प्लस का 5 रखेंगे तो x बराबर माइनस 42 प्लस का 7 गुणा 5, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 35, तो x बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 7 निकलेगा। 42 में से 35 कितने बचेंगे? माइनस 7 बचेंगे। ठीक है भाई। हाँ, आगे दूसरा मान इसी प्रकार से रख सकते थे। y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखते तो x बराबर माइनस 42 प्लस का 7 गुणा 6, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 42, तो x बराबर कितना का 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लस के मान ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई। हाँ, तो जी वाले अब मान निकल आए हैं। इसी प्रकार से जी वाला करेंगे, इसी प्रकार से जी वाले जी दोनों इस साइड जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 6। हाँ, इसमें भी आप मान रख सकते हैं। इसमें मान आप देखेंगे कि अगर सबसे पहले अपन y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर होगा 3 गुणा 0 प्लस 6, तो x बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि इसको 0 हो जाएगा और 6 फिर अच्छा ही। अब y बराबर मान रखेंगे, अगर -1 रखने पर, और y बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर 3 गुणा -1 प्लस 6, तो x बराबर निकलेगा -3 प्लस 6, माने x बराबर निकलेगा +3। हाँ, इसका भी आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ग्राफ के लिए अपन बना सकते हैं इस प्रकार। ये यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर मान क्या रखा, y बराबर मान जब 0 रखा तो x बराबर निकला 6, और जब y बराबर मान -1 रखा तो x बराबर निकला 3। तो आपके लिए ये दोनों रेखाएं हो गई हैं। इससे आप दोनों ग्राफ खींच के, मैंने आपको ग्राफ पहले बता दिया है, ग्राफ खींच के आप जो दोनों सवाल कर सकते हैं। और जहां पे भी ये दोनों रेखाएं मिलेंगी इस प्रकार से आपका आएगा, आप देख सकते हैं। अगर जे वाली एक रेखा मान लो जे x वाला है, ये y वाला है, इसमें अगर कोई रेखा एक रेखा ऐसी निकल जाती है और दूसरी रेखा आपकी ऐसी जाती है, तो ये यहाँ पे टच अगर किया तो मानो इसका आंसर क्या निकलेगा? यहाँ वाला और यहाँ वाला, दोनों वाले आंसर आपके निकल सकते हैं। आपने क्लास 9 में ये पढ़ लिया था, इस वजह से मैं ग्राफ आपको नहीं बता रहा हूँ। आप ग्राफ आता ही है, आप इतना बताएं। अगर ग्राफ किसी को पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको कल ग्राफ बता दूंगा। तो 3.1 का जो पहला सवाल हो गया है, आपके समझ में आया होगा। ये सवाल इसी प्रकार से आपको करने हैं। आगे कल अपन 3.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। आप वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरा अपडेट आपको मिल जाएगा। कल और आगे देखेंगे। सभी लोगों को श्री राधे राधे, धन्यवाद।